हरे कृष्णा। सभी यात्रियों का मैं भक्ति वेदांत अस्पताल के ओर से इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। अभी सर्वप्रथम मैं मूलराम दास आप सभी को यात्रा के लिए जो भी तैयारी हमें करनी है उसके बारे में मैं इंफॉर्मेशन दूंगा। तो मेरा एक पीपीटी प्रेजेंटेशन। Please put your audio on. हरे कृष्णा। ऑडिबल। तो Yes. सभी यात्रियों से ये निवेदन है कि अपना वीडियो आप ऑन रख सकते हैं और आपका जो माइक है उसे कृपया आप ऑफ रख लीजिए। अभी सर्वप्रथम मैं मूलराम दास यात्रा के लिए आपको क्या क्या आवश्यक तैयारी करनी होगी इस बारे में मैं बताऊंगा। और उसके पश्चात विश्व प्रभु आपको यात्रा के लिए कौन सी भौतिक के बाद जो आध्यात्मिक तैयारी आपको करनी है कि यात्रा से पहले, यात्रा के दरमियान और यात्रा के बाद आपको क्या क्या करना है उसके बारे में आपको मार्गदर्शन करेंगे। तो अभी सर्वप्रथम हम यात्रा के लिए क्या क्या तैयारी करनी है उसके बारे में देखते हैं। मैं अपना पीपीटी जो है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपको यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा हूँ। और एक एक स्लाइड करके हम इसे धीरे धीरे समझेंगे। और जो जो आवश्यक तैयारियां आपको करनी है उसके बारे में मैं आपको इंफॉर्मेशन दूंगा। तो सबसे पहले तो मैं सभी यात्रियों का इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम अटेंड करने से क्या क्या तैयारियां आपको पहले करनी है, यात्रा के दरमियान क्या करना है, उसके पश्चात क्या करना है, उसका आपको एक अच्छा सा आइडिया आ जाएगा। तो सर्वप्रथम हमारे यात्रा के जो प्रमुख कथाकार है वो है विश्व प्रभु, जिनका नाम है डॉक्टर विवेकानंद शानबाग। हमारे यात्रा के कोऑर्डिनेटर है अभिराम प्रभु और मैं मूलराम दास। उसी तरीके से रमन रीति प्रभु, संजय पांडे प्रभु और मनसुखा पंडो, इन सभी के मोबाइल नंबर हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं। जब भी यात्रा से पहले या यात्रा के दरमियान आपको किसी भी तरह की सहायता की जरूरत पड़ती है तो इन मोबाइल पर कांटेक्ट करके आप जो भी सहायता है हमसे मांग सकते हैं। और हमारी तरफ से जितनी भी आपको सहायता हम कर सकते हैं हम आपको जरूर करेंगे। तो ये है हमारे यात्रा के प्रमुख स्पीकर विश्व प्रभु, जिनका नाम है डॉक्टर विवेकानंद शानबाग। यात्रा के जो कोऑर्डिनेटर है वो है अभिराम प्रभु और मूलराम दास। हम आपको इनके फोटो इसलिए दिखा रहे हैं ताकि जब भी आप यात्रा के दरमियान आप उनको इमीडिएटली आइडेंटिफाई कर सके, ताकि आपको जो भी सहायता चाहिए या जिस भी तरह का मार्गदर्शन चाहिए आप इनको इमीडिएटली अप्रोच कर सकते हैं। रमन रेती प्रभु जो अस्पताल में ही काम करते हैं, संजय पांडे प्रभु, मनसुखा प्रभु, ये सब भक्तिवेदांत अस्पताल में ही काम करने वाले यहाँ के एम्प्लॉय है। तो हमारी यात्रा की शुरुआत जो है वो संडे को मतलब रविवार के दिन 14 दिसंबर को 11 बजे से जगन्नाथपुरी में शुरू हो जाएगी। और जो फर्स्ट पार्ट ऑफ यात्रा है, जो पहला भाग जो है वो रात को 9 बजे डिनर के साथ बुधवार के दिन 17 दिसंबर को खत्म हो जाएगा। जो यात्री पूरी यात्रा अटेंड कर रहे हैं उनकी यात्रा दोपहर को 1 बजे शुक्रवार के दिन 19 दिसंबर को भुवनेश्वर में खत्म हो जाएगी। तो यात्रा की शुरुआत 14 दिसंबर की होगी। पहले पार्ट की समाप्ति जो है वो 17 दिसंबर को, और जो पूरी यात्रा अटेंड कर रहे हैं उनकी जो यात्रा समाप्ति है वो 19 दिसंबर को होगी। अब यात्रा के दरमियान आप जब ट्रैवल करेंगे तो कुछ जानकारी उसके लिए। तो सबसे पहले तो सभी यात्रियों को जो जो होटल या आश्रम उन्होंने बुक किए हैं उनको 14 तारीख 11 बजे तक उनको वहां तक पहुंचना बहुत आवश्यक है। तो यात्रा जो है 11 बजे से शुरू हो रही है। यात्रा की शुरुआत ब्रंच मतलब ब्रेकफास्ट और लंच कंबाइन करके, तो 11 बजे ही हम आपके लिए ब्रंच वहां पे शुरू कर देंगे। तो शुरुआत हमारी प्रसाद से होगी।
फर्स्ट पार्ट ऑफ द यात्रा, मतलब जिन्होंने पहला भाग लिया है, उनकी यात्रा जो है वो 17 दिसंबर तक है। तो 18 दिसंबर मतलब उसके अगले ही दिन 8 बजे तक उनकी रूम की बुकिंग की हुई है। तो 8 बजे तक उनको अपनी रूम छोड़कर उनकी जो भी आगे बढ़ने के लिए उन्होंने जो भी उनकी अरेंजमेंट की है उससे उनको आगे बढ़ना होगा। और जो यात्री पूरी यात्रा अटेंड कर रहे हैं उनको 19 दिसंबर को 8 बजे तक उनकी रूम की बुकिंग है। हमारी पूरी यात्रा जो है, मतलब जो कंप्लीट यात्रा जो अटेंड कर रहे हैं वो भुवनेश्वर में 19 तारीख को लिंगराज मंदिर के पास 1 बजे वो यात्रा की समाप्ति होगी। और उसके पश्चात हम सभी अपने अपने गंतव्य स्थान की तरफ निकलेंगे। कुछ यात्री भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ेंगे और कुछ यात्री जो है वो भुवनेश्वर एयरपोर्ट की तरफ बढ़ेंगे। तो शुरुआत हो रही है 14 दिसंबर 11 बजे से। सभी यात्रियों को उससे पहले अपने अपने होटल या आश्रम में पहुंचना है। जो जिन्होंने पहले पार्ट यात्रा में सहभाग लिया है उनको 17 दिसंबर रात को उनकी यात्रा समाप्त होती है। 18 मतलब दूसरे ही दिन 18 बजे, 18 तारीख को 8 बजे तक उनकी रूम की बुकिंग हमने की हुई है। उसके पश्चात वो रूम उनको छोड़नी होगी। और जो कंप्लीट यात्रा ज्वाइन कर रहे हैं उनको 19 दिसंबर 8 बजे तक रूम की बुकिंग की हुई है। उनकी यात्रा जो है वो 19 दिसंबर को भुवनेश्वर में 1 बजे को समाप्त हो जाएगी। मैं ये डॉक्यूमेंट फिर से एक बार शेयर कर रहा हूँ। अभी जो ट्रैवल अरेंजमेंट है उसके बारे में और थोड़ा सा विस्तृत जानकारी हम आपको देना चाहेंगे। बहुत सारे यात्री जो है जो अ, मुंबई से या बहुत सारी जगहों से ट्रेन पकड़कर पूरी यात्रा के लिए आ रहे हैं। तो उन्होंने ये जो 12879 मुंबई एलटीटी भुवनेश्वर सुपर फास्ट एक्सप्रेस जो है, जो रात को 12:15 बजे निकलती है, उस ट्रेन में हमारे मैक्सिमम यात्रियों ने बुकिंग की हुई है। तो ये ट्रेन जो है वो सुबह 7 बजे भुवनेश्वर पहुंचती है। हमारा जो पहुंचने की जगह है वो है जगन्नाथपुरी, जबकि ये ट्रेन आपको पहुंचाने वाली है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर पहुंचने के बाद आपको वहां से लोकल ट्रेन या एक्सप्रेस ट्रेन लेकर आपको पुरी पहुंचना होगा। आप भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन के बाहर ही वहां पर प्राइवेट बसेस भी उपलब्ध होती है। आप वो प्राइवेट बसेस से भी आप पुरी तक पहुंच सकते हैं। तो जो मैक्सिमम यात्री हमारे हैं, वो एलटीटी भुवनेश्वर सुपरफास्ट एक्सप्रेस से सुबह 7 बजे 14 तारीख को भुवनेश्वर पहुंच जाएंगे। वहां से आगे लोकल ट्रेन लेकर या एक्सप्रेस ट्रेन लेकर उनको पुरी पहुंचना है। अगर कोई यात्री ट्रेन से नहीं और बस से ट्रैवल करना चाहता है तो भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन से बाहर आकर करीब 5 मिनट के डिस्टेंस पर मेन रोड है। मेन रोड पर ही प्राइवेट बसेस उपलब्ध होती है जो आपको पुरी लेकर आती है। अगर आप ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं तो जनरली ट्रेन जो है 1.5 घंटा लेती है। अगर आप बस से ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको करीब पौने 2 से 2 घंटे इस ट्रैवल के लिए लगेंगे। तो सबको इस बात का ध्यान रखना है कि भुवनेश्वर पहुंचने के बाद वहां से लोकल या एक्सप्रेस ट्रेन पकड़नी है आपको और पुरी पहुंचना है। और ये जो आपका सफर है, ट्रेन करीब 1.5 घंटा लेंगे तो बस आपको 2 घंटे लेंगी। अब पुरी पहुंचने के बाद आपको रेलवे स्टेशन या बस स्टेशन जहां पर भी आप पहुंचेंगे, आपके होटल या आश्रम तक पहुंचने के लिए आपको रिक्शा करनी पड़ेगी। पुरी में बहुत मात्रा में इलेक्ट्रिक, पेट्रोल, डीजल रिक्शा की उपलब्धता है।
आप उनमें से कोई भी व्हीकल करके आपके रेलवे स्टेशन या आपके बस स्टेशन से आप अपने होटल तक पहुंच सकते हैं। रेलवे स्टेशन से या बस स्टेशन से आपका जो होटल है, अप्रोक्सीमेटली मतलब अंदाज से करीब 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर ही आपके सारे होटल्स है। और ये सारे पांचों के पांचों होटल्स जिनमें बुकिंग की है यात्रियों ने, ये एक दूसरे से 1 या 2 मिनट के दूरी पर ही है। मतलब अगर आप 1 मिनट चलते हैं तो एक होटल से दूसरे होटल पहुंच जाएंगे, और 1 मिनट चलेंगे तो दूसरे से तीसरे होटल पहुंच जाएंगे। तो सारों ये जो पांचों होटल है वो एक दूसरे से बहुत नजदीक है। और रेलवे स्टेशन से या बस स्टेशन से ये करीब 1.5 से 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। आपको वहां पे प्रचुर मात्रा पे बहुत सारी रिक्शाएं उपलब्ध होती है। तो ट्रेन से उतरने के बाद या बस से उतरने के बाद आप वहां से लोकल ट्रांसपोर्ट करके आपके होटल तक या आश्रम तक बहुत ही आराम से पहुंच सकते हैं। हमारे यात्रा का जो प्रसाद कथा, इसके लिए जो अरेंजमेंट की गई है, ये वो जगह है जिसका फोटो हमने यहाँ रखा है, जिसका नाम है देवी दत्त दुधवा वाला धर्मशाला। ये धर्मशाला, इसके अंदर एक हॉल है, जिस हॉल में हमारा ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर प्रसाद हम उसी हॉल में लेंगे। उसी तरह से कथा के लिए भी हम उसी हॉल में असेंबलित होने वाले हैं। अब ये जो देवी दत्त दुधवा वाला धर्मशाला जो है, ये आपके होटल से वॉकिंग डिस्टेंस 2 से 3 मिनट के डिस्टेंस पर ही, ये वॉकिंग डिस्टेंस पर ये है। तो सारे यात्री आप भले किसी भी होटल में हो, पांचों होटल में से एक 2 से 3 मिनट में चलकर ही आप ये जो प्रसादम हॉल और कथा हॉल है, यहाँ तक आप पहुंच सकते हैं। हमने जानबूझ के ये चित्र यहाँ पे रखा है ताकि आप दूर से भी इस बिल्डिंग को आइडेंटिफाई कर सके। बिल्डिंग के टॉप पर उसका नाम लिखा हुआ है, देवी दत्त दुधवा वाला धर्मशाला। तो ये इसका और एक फोटो, और ये थोड़ा सा क्लोजअप आप बिल्डिंग के टॉप पर देखेंगे तो ये नाम आपको वहां पे दूर से भी दिखाई दे सकता है कि देवी दत्त दुधवा वाला धर्मशाला। जहां पर आप जब 14 तारीख को सर्वप्रथम आएंगे तो होटल में या आश्रम में फ्रेश होने के बाद आपको इस जगह पर आपका ब्रेकफास्ट और लंच कंबाइंड मतलब ब्रंच जो है वो लेने के लिए आपको वहां पर आना है। हम 11 बजे से ही आपके लिए वो लंच प्रसाद हम वहां पे शुरू कर देंगे पहले दिन, ताकि आप जब यात्रा से आए तो फ्रेश होकर आप यहाँ पे सीधा प्रसाद लेने के लिए आ सकते हैं। अब ये एक जरूरी इंफॉर्मेशन है। हमने जैसे आने के बारे में बता रहा हूँ, उसी तरीके से जाने के लिए भी हमने ट्रेन के दरमियान आपके लिए कुछ प्रसादम के लिए ट्राई किया है। तो ट्रेन में ये जैन फूड की उपलब्धता हम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए उसका जो मेन्यू है, जैसे लंच जो है वो आपको बेगमपेट रेलवे स्टेशन पर सुबह 11 बजे मिल सकता है, जिसके लिए 200 रुपये की धनराशि है, जिसमें आपको दो सब्जियां, दाल, राइस, रोटी, स्वीट, सलाद, पिकल, ये सारी चीजें प्रोवाइड की जाएंगी। उसी तरीके से डिनर का है वो है दौंड जंक्शन पर, जो रात को पौने 10 बजे आता है। उसमें भी आपको दो सब्जियां, दाल, राइस, स्वीट, सलाद, इसकी अरेंजमेंट है, जिसके लिए धनराशि है 190 रुपये। तो आप जब 19 तारीख को हमारी जब यात्रा समाप्त होगी, और यात्रा समाप्ति के बाद आप कोणार्क ट्रेन में दोपहर को 3:20 बैठ जाएंगे और आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो दूसरा दिन मतलब 20 दिसंबर को आप पूरा दिन ट्रेन में ही हैं। तो उस ट्रेन के सफर के दरमियान आपके लिए ये जो है बिना प्याज लहसुन वाले खाने की व्यवस्था करने की हमारा प्लान है। तो जो भी यात्री अगर चाहे तो लंच या डिनर अगर आपको चाहिए प्याज और तो लहसुन इसके के बारे बिना। में। प्याज यस प्रो लहसुन जी। के बिना। आपने प्याज लहसुन के साथ वाला बताया। हाँ नहीं, बिना प्याज लहसुन, सॉरी, प्याज लहसुन बिना वाला जो खाना है, तो ये जो जैन फूड है वो आपको हम उपलब्ध करा के दे सकते हैं, और उसके लिए जो धनराशि है वो हमने यहाँ पर लिखी है। तो आप जब 14 तारीख को आप जब पहुंच जाएंगे जगन्नाथपुरी में, तब 15 तारीख तक आपको हमें ये इन्फॉर्म करना होगा। हमने इसका एक गूगल फॉर्म बनाया है,
और यात्रा ओरिएंटेशन होने के बाद ये फॉर्म हम हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पे हम भेजेंगे। जो भी यात्री ये लंच या डिनर प्राप्त करना चाहते हैं वो अपना नाम और कितने लोगों के लिए चाहिए वो इन्फॉर्मेशन हमें दे दीजिए। उस हिसाब से हम इसका अरेंजमेंट करेंगे। और उसके लिए लगने वाली जो धनराशि है वो जगन्नाथपुरी में आप पहुंचने के बाद 15 तारीख से पहले आपको रवि प्रभु के पास उसकी जो धनराशि है आवश्यक वो देनी होगी। तो यात्रा का एक टेंटेटिव शेड्यूल हम आपको अभी बता रहे हैं। तो सबसे पहला दिन जो है जिस दिन आप जगन्नाथपुरी में पहुंचेंगे, तो 14 दिसंबर जो है, तो 11 से 1 बजे तक वहां पर हमने लंच की व्यवस्था की हुई है। तो जैसे जैसे आप पहुंचेंगे तो फ्रेश होकर आप दुधिया वाला जो धर्मशाला है वहां पे आप ब्रंच के लिए आ सकते हैं। उसके पश्चात 1 से 3 बजे तक का समय हमने आपको थोड़ा विश्राम के लिए दिया है। बहुत सारे लोग जो है वो ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं, करीब 36 to 40 आवर्स का जर्नी आप कर कर आएंगे। तो 103 आप विश्राम कर सकते हैं। 3 से 5 बजे तक विश्वरूप प्रभु का सबसे पहला लेक्चर होगा। और उसके पश्चात 5 बजे से 8 बजे तक जगन्नाथ मंदिर में आपको दर्शन के लिए जाना है। वहां पे कौन से डिटेल दर्शन है उसके बारे में आपको विष्णु प्रभु से कथा में पता चलेगा। और हम भी आपको ये मार्गदर्शन करेंगे कि आपको मंदिर में कौन से अ, मंदिर में जाके कौन से दर्शन आपको करने हैं उसकी विस्तृत जानकारी हम आपको वहीं पर जब आप पूरी पहुंच जाएंगे तो आप लेक्चर के पश्चात हम आपको दे देंगे। फिर रात को 8 बजे से 9 बजे तक डिनर प्रसाद है। और डिनर प्रसाद भी आपका कथा, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर ये एक ही जगह पे होने वाला है। जो धर्मशाला हमने बताया है वहीं पर 8 से 9 बजे तक डिनर प्रसाद भी होगा। अब जो हमारा डे 2 होगा, दूसरा दिन यात्रा का, मतलब 15 दिसंबर को, तो 7 से 9 बजे तक सबसे पहले सुबह विश्व प्रभु जी से आधा कथा होगी। फिर 9 से 10 बजे तक ब्रेकफास्ट होगा। उसके बाद 10 से 1:30 बजे तक हमें अलग अलग स्थानों के दर्शन करने हैं, जैसे गुंडीचा मंदिर, नरसिंह मंदिर, इंद्रधनुष सरोवर, नीलकंठेश्वर महादेव, नरेंद्र सरोवर, चैतन्य विश्राम स्थली, पुरी महाराज आश्रम, जगन्नाथ वल्लभ गार्डन, चैतन्य मठ, लोकनाथ महादेव, कपाल मोचन महादेव। तो ऐसे अलग अलग स्थान हम अलग अलग दिन देखने वाले हैं। तो डे 2 के ये स्थान है जहां पर हमें जाना है। 1:30 से 2:30 बजे तक का लंच है। 2:30 से 4 बजे तक आप विश्राम कर सकते हैं। 4 से 6 बजे फिर विष्णु प्रभु द्वारा कथा की जाएगी। और 6 से 8 फिर आप दर्शन के लिए जा सकते हैं। तो ये सारे जो दर्शन हैं जो आप देख रहे हैं, 1:30 से 1:30 बजे तक, 10 से 1:30 बजे तक के ये जो दर्शन हमने मेंशन किए हैं, ये सारी जगह है आपके आश्रम के आसपास ही ये है। इन जगहों के जाने के लिए आपको अ, रिक्शा की जरूरत पड़ेगी। तो आप जो यात्री है उनको खुद को ही वो रिक्शा बुक करके इन जगहों में दर्शन के लिए जाना है। आप यहाँ पर वॉकिंग भी जा सकते हैं। अगर आप रिक्शा करके जाना चाहे तो रिक्शा करके भी जाना जा सकते हैं। इसके जो गूगल मैप के लोकेशन होंगे वो उस दिन हम सभी ग्रुप पे डालेंगे, ताकि आपको इन जगहों को ढूंढने में आसानी हो। वहां पर जाते समय, जैसे हम पहले भी कह सके हैं कि आपको वहां पर रिक्शा उपलब्ध है, इलेक्ट्रिक रिक्शा होती है या डीजल या पेट्रोल रिक्शा होती है। तो आप 10 बजे से 1:30 बजे के दरमियान जब आप दर्शन के लिए जा रहे हैं तो कोई एक रिक्शा बुक करके, जहाँ पे एक 6 से 7 से 8 यात्री जो है इकट्ठा मिलकर उसे बुक करके, ताकि फिर आपको ज्यादा चलना नहीं पड़ेगा। आप तुरंत जो जो दर्शन करने हैं, मंदिर के सामने आपको रिक्शा वो छोड़ देगी और आप वो दर्शन अच्छी तरीके से कर पाएंगे। तो आपका समय भी बचेगा, आपको ज्यादा चलना भी नहीं होगा और आप अच्छे दर्शन भी कर पाएंगे। इन सारी जगहों की विस्तृत जो जानकारी है वो आपको कथा में विष्णु प्रभु जी द्वारा दिए जाएंगे। अब यात्रा कमेटी द्वारा एक सुझाव हम आपको देना चाहेंगे कि ये जो दो रिक्शाएं होती है, एक है इलेक्ट्रिक, दूसरा है डीजल या पेट्रोल। तो प्रिफरेबली आप जो है वो इलेक्ट्रिक से ज्यादा आप डीजल या पेट्रोल वाली रिक्शा जो है वो करना अच्छा रहेगा। ये जो इलेक्ट्रिक रिक्शा है उसके जो शॉक एब्जॉर्बर होते हैं, तो वो थोड़े इतने अच्छे नहीं होने के कारण अगर बीच में कोई मान लीजिए कोई खड्डा या कहीं ये आ जाता है, तो जो झटका बैठता है वो थोड़ा ज्यादा होता है।
तो जो भी व्यक्ति है जिनकी उम्र ज्यादा हो या कोई कमर का या किसी भी तरह की तकलीफ हो, तो प्रिफरेबली आप ये डीजल वाली या पेट्रोल वाली रिक्शा कीजिए। इलेक्ट्रिक रिक्शा करना अवॉइड कीजिए। वहां पर प्रचुर मात्रा में रिक्शाएं उपलब्ध होती है, आपको बहुत ही आराम से वहां पर रिक्शा मिल जाएगी। तो ये होगा हमारा डे 2। डे 3 जो 16 दिसंबर को है, अगर फिर सुबह 7 से 9 बजे तक विश्व प्रभु की कथा होगी। फिर 9 से 10 हम ब्रेकफास्ट करेंगे। उसके बाद 10 बजे से लेके 1:30 बजे तक आपको अलग अलग स्थानों के दर्शन करने। ये सारे स्थान जो है ये आपके आश्रम के आसपास ही होंगे। और आप रिक्शा से इन सब स्थानों पर जाकर, कुछ कुछ स्थान छोटी छोटी गलियों में भी है जहां पर रिक्शा से ही जाना कन्वीनियंट होता है। बड़ी बड़ी बसेस जो होती है वो जगन्नाथपुरी के मंदिर के आसपास बसेस बिल्कुल अलाउड नहीं है। तो करीब मंदिर से 3 या 4 किलोमीटर का रेडियस का जो सर्कल है उसके अंदर ये बसेस नहीं आ पाती। वहां पर जो भी ट्रैवल करना पड़ता है वो रिक्शा से ही ट्रैवल करना पड़ता है। तो आप रिक्शा से जाकर इन स्थानों के दर्शन कर सकते हैं। 1:30 से 2:30 बजे तक लंच होगा। फिर 2:30 बजे से लेके 4 बजे तक आप थोड़ा विश्राम कर सकते हैं। 4 से 6 बजे तक विश्व पूजा कथा होगी। और 6 से 8 बजे आप फिर से अलग दर्शन के लिए जा सकते हैं। हमारा डे 4 मतलब 17 दिसंबर को हम सुबह हम सभी को थोड़ा जल्दी उठना होगा, क्योंकि उस दिन हम कोणार्क मंदिर जा रहे हैं। तो ये जो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है, वहां पर सूर्योदय होते हुए देखने के लिए हम जल्दी निकलने वाले हैं। तो सुबह हम 4 बजे ही सारी बसेस यहाँ से निकलेंगी। और हमारा टारगेट है कि हम 5 बजे तक वहां तक पहुंच जाए। और वहां पहुंचने के बाद वहां पर हम सूर्योदय का जो दर्शन है जिस मंदिर में किया जाता है वहां पर करेंगे। उसके पश्चात फिर हम साक्षी गोपाल मंदिर, फिर अलारनाथ मंदिर, इन मंदिरों का भी दर्शन करेंगे। ये दिन का जो हमारा ट्रैवल है ये पूरा ट्रैवल हमारा बस में होने वाला है। हमने करीब उसके लिए 6 बसेस की हुई है। और 7 बस कोऑर्डिनेटर इसके लिए हमने नियुक्त किए हैं, जो आपको हम में से ही कुछ यात्री है जो हमारे बस कोऑर्डिनेटर भी है, जो आपको सहायता करेंगे। अब बस में बैठने के लिए उसमें किसी भी तरह का रिजर्वेशन नहीं है। जो फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस, मतलब जो सर्वप्रथम आएगा वो सीट पाएगा। इस बेसिस पे आप किसी भी बस में वहां पर बैठ सकते हैं। बस में चढ़ने के लिए वहां पे कोऑर्डिनेटर्स वहां पर होंगे। हम भी यात्रा कमेटी वहां पर होंगे जो आपको मार्गदर्शन करेंगे। लेकिन ये जो है हमारा चौथा दिन, जो फर्स्ट पार्ट का आखिरी दिन है, उस दिन हम बस से ट्रैवल करेंगे और पुरी से थोड़ा बाहर जाने वाले हैं। कोणार्क मंदिर, साक्षी गोपाल मंदिर, अलारनाथ मंदिर, इन सब स्थानों का हम दर्शन करेंगे। फिर दोपहर को 1:30 बजे से 2:30 बजे तक हमारा लंच प्रसाद होगा। उसके पश्चात 2:30 से 4 बजे तक हम थोड़ा रेस्ट करेंगे। शाम को 4 से 5 विश्व प्रभु जी द्वारा कथा होगी। 5 से 8 ये जो टाइम है, ये थोड़ा टाइम हमने शॉपिंग के लिए दिया हुआ है। तो अगर कोई यात्री वहां से कुछ खरीदारी या कुछ करना चाहता है तो शॉपिंग कर सकते हैं। और अगर कोई यात्री दर्शन के लिए करना चाहता है कि कोई कोई स्थान उन्हें बहुत अच्छा लगा या कोई स्थान पर वो नहीं पहुंच पाए, दर्शन नहीं कर पाए, तो इस समय में वो दर्शन या शॉपिंग उनकी इच्छा के अनुसार कर सकते हैं। 8 से 9 बजे तक फिर डिनर प्रसाद होगा। अभी एक खासियत ऐसी है कि यात्रा कमेटी ने एक अरेंजमेंट ऐसे की है कि आपका जो डिनर प्रसाद था, वो होगा जगन्नाथ जी का महाप्रसाद। तो आप जब भी शाम को डिनर प्रसाद लेंगे तो भगवान को मंदिर में जो भोग अर्पण किया जाता है, वही प्रसाद, वो जो महाप्रसाद है जगन्नाथ जी का, वो आपको डिनर में प्राप्त करने के लिए हमने उसकी व्यवस्था की है। ये बस कोऑर्डिनेटर्स है, जहां पर बस के नंबर हमने लिखे हुए हैं और कोऑर्डिनेटर्स का नाम और उसी के साथ उनका नंबर भी हमने लिखा हुआ है। अब जो पहले पार्ट वाले यात्री है जिनका यात्रा 17 दिसंबर को
रात को समाप्त हो जाता है। वो यात्री 18 तारीख को सुबह अपना जो उनकी जो रूम्स है उनको छोड़नी है और उनके गंतव्य स्थान की तरफ उनको निकलना है। जो बचे जो यात्री है जो फुल यात्रा के लिए है, और जो मैक्सिमम यात्री है वो फुल यात्रा के लिए ही है, वो यात्री अगले दिन रेमुना के लिए हम बस से प्रस्थान करने वाले हैं। तो रेमुना जाने के लिए हमें करीब 5 घंटे लगते हैं। ये स्थान बहुत ही अच्छा और बहुत ही दिव्य ऐसा स्थान है, जिसके बारे में कथा जो है विष्णु प्रभु वहां पर आपको बताएंगे। तो हम 18 दिसंबर को सुबह 5 बजे ही रेमुना के लिए प्रस्थान करेंगे। आपके ट्रैवल के दरमियान ही आपको ब्रेकफास्ट की व्यवस्था कर दी जाएगी। वहां पर पहुंचने के बाद हमारा विष्णु प्रभु द्वारा कथा होगी, फिर हम वहां पे दर्शन करेंगे। उसके बाद वहीं पर हम लंच प्रसाद पाएंगे और फिर वहां से प्रस्थान कर कर हम पुरी आ जाएंगे। तो 18 दिसंबर को हम सब रेमुना जाने वाले हैं। डे 6, 19 दिसंबर को सुबह 7 बजे से लेके 8 बजे तक हम ब्रेकफास्ट होगा। फिर 8 से 9:30 बजे हम पुरी से भुवनेश्वर जाएंगे। तो हमारा उस दिन का सर्वप्रथम स्थान है लिंगराज मंदिर। तो पुरी से निकलकर भुवनेश्वर में स्थित जो लिंगराज मंदिर है वहां हम जाएंगे। लिंगराज मंदिर के दर्शन करने के बाद उसी के पास जो बिंदु सरोवर और उसी के पास और एक अद्भुत जगन्नाथ मंदिर है, उसके बारे में भी हम दर्शन करेंगे। इन सब स्थानों के बारे में आपको विस्तृत जानकारी विष्णु प्रभु की कथाओं में मिल जाएगी, ताकि दर्शन करते समय आप उनका अच्छी तरीके से दर्शन कर सकें। फिर 12:30 से 1:30 बजे के दरमियान हम लोग जो है लिंगराज मंदिर से भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन की तरफ प्रस्थान करेंगे। जो यात्री भुवनेश्वर एयरपोर्ट जाना चाहते हैं वो वहां से भुवनेश्वर एयरपोर्ट जा सकते हैं। आपको पैक किया हुआ लंच प्रसाद और उसी तरीके से डिनर प्रसाद भी आपको दिया जाएगा, जो लेकर यात्री अगले स्थान के लिए आगे निकल सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ द यात्री जो है वो 3:20 पे वहां से जो कोणार्क एक्सप्रेस छूटी है भुवनेश्वर से, उसके लिए उन्होंने बुकिंग किया हुआ है। तो आप फिर उस ट्रेन में बोर्ड हो सकते हैं। तो जो यात्रा से निगड़ित इम्पोर्टेंट ट्रैवल या कौन से दिन कहाँ जाने वाले हैं, ये तो इन्फॉर्मेशन हम आपको सभी को दे चुके हैं। तो अभी यात्रा के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिसके बारे में हम आप सभी को बताना चाहेंगे। तो सबसे पहला जो है वो है यात्रा के दरमियान नॉनवेज फूड, अंडा या प्याज लहसुन चाय कॉफी, ये सारी चीजें बिल्कुल अलाउड नहीं है। यात्रा के दरमियान हम सभी यात्रियों के लिए भगवान श्री कृष्ण को अर्पण किया हुआ जो प्रसाद है वो हम आप सभी के लिए अवेलेबल करेंगे। तो आपका ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, ये कृष्ण प्रसाद आपको हम उपलब्ध करवाएंगे। दूसरी बात है कि यात्रा के दरमियान किसी भी तरह का मद्यपान, स्मोकिंग करना, बीड़ी सिगरेट पीना या पान खाना, गुटखा खाना, तंबाकू खाना, ये बिल्कुल अलाउड नहीं है। उसी तरीके से जब हम वहां जा रहे हैं तो कुछ चीजें जो है जो यात्रा कमेटी के कंट्रोल के बाहर होती है। तो जैसे अगर कुछ यात्री जानते होंगे कि करंटली हमारी जो इंडिगो एयरलाइन है उसके कुछ प्रॉब्लम चल रहे हैं, जिसकी वजह से कुछ यात्रियों को ट्रैवल करने के लिए, मतलब प्लेन से ट्रैवल करने के लिए दिक्कतें आ रही है। तो ये जो ऐसी कुछ सिचुएशंस होती है वो पूरी तरीके से यात्रा कमेटी के कंट्रोल के बाहर होती है। तो उसी तरीके से हम जब जगन्नाथपुरी जो एक नया स्थान है, तो वहाँ की कुछ चीजें हमारे कंट्रोल के बाहर होती है। तो हम हमारे तरफ से सारी इंफॉर्मेशन उसकी निकाल कर आपको जितनी अच्छी तरीके से यात्रा कर सके हम उसके लिए पूरा सहयोग आपको देंगे। मैं ये स्टॉप शेयर करके फिर से एक बार शेयर कर रहा हूँ, यहाँ से थोड़ी सी इंटरनेट की दिक्कत आने के कारण ऐसा हुआ है। मैं फिर से इसे शेयर कर रहा हूँ।
बरोबर चालू। ठीक है। अब ये जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है, हम अभी जगन्नाथपुरी यात्रा में जा रहे हैं। यात्रा ये किसी भी तरह का पिकनिक नहीं होता। जनरली पिकनिक में जब हम जाते हैं तो हमारे देह के बारे में सोचते हैं, लेकिन हम जब यात्रा के लिए जाते हैं तो हम हमारे आत्मा के बारे में सोचते हैं, और उस आत्मा को किस तरीके से हम अच्छी तरीके से यात्रा करें, इस बारे में विस्तृत जानकारी आपको विश्व प्रभु देंगे। यात्रा के दरमियान का ड्रेस कोड जो है वो सभी को सोबर कपड़े यात्रा के दरमियान पहनने हैं। तो जो पुरुष है वो धोती कुर्ता, कुर्ता पजामा या पैंट शर्ट पहन सकते हैं, और जो लेडीज है वो साड़ी या पंजाबी सूट विद दुपट्टा उनको पहनना है। अगर कोई व्यक्ति इस यात्रा के कोड को फॉलो नहीं करता तो वो सिचुएशन में उस दिन के लिए हम उस व्यक्ति को यात्रा में शामिल नहीं कर पाएंगे। अब हमने ये बताया कि क्या पहनना है, लेकिन हम ये भी बताना चाहेंगे कि क्या नहीं पहनना है। तो यात्रा के दरमियान आपको जीन्स पैंट, बरमुडा, टी शर्ट, टाइट सी थ्रू ड्रेसेस या किसी भी तरह के जो मॉडर्न ड्रेस जो होते हैं वो नहीं पहनने चाहिए। उसी तरह जो लेडीज है उनके लिए भी स्लीवलेस टॉप्स या ब्लाउज या पैंट्स, जीन, बरमुडा, स्कर्ट्स, टी शर्ट या सी थ्रू ड्रेसेस या लो कट ड्रेसेस, इस तरह की ड्रेसेस उनको नहीं पहनना चाहिए। सारी जो माता जी है उनको एक ध्यान रखना है कि अपने हेयर जो है वो ठीक तरीके से उन्होंने बांध के रखे होने चाहिए। आपकी जो बच्चे हैं, जो खास करके छोटे बच्चे जो है, उनको जब आप कोई ड्रेस पहना रहे हैं तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि उनके कपड़े भी हम यात्रा के अनुकूल सोबर कपड़े उन्हें पहनाइए। अगर आप उनको कुछ कपड़े पहना रहे हैं तो उसके ऊपर कुछ अजीब गरीब मैसेज या स्लोगन या पिक्चर्स वहां पे ना हो, इसका आप ध्यान रख लीजिए। अगर कोई भी व्यक्ति यात्रा के ये ड्रेस कोड को नहीं फॉलो करता तो उस दिन के लिए वो व्यक्ति यात्रा के साथ सम्मिलित नहीं हो सकता। अब कुछ प्रिकॉशंस जो ट्रैवल के दरमियान हमें लेनी होगी। हमारा जो लगेज है उस लगेज के साथ हमें एक टैग रखना चाहिए। इस टैग पे आप अपना नाम, मोबाइल नंबर रख सकते हैं, क्योंकि जब भी आप ट्रैवल कर रहे हैं तो भले वो ट्रेन ट्रैवल हो या प्लेन ट्रैवल हो, टैग की वजह से आपको अपना बैग आइडेंटिफाई करना आसान हो जाएगा। उसी तरीके से जब हम भी पुरी से भुवनेश्वर ट्रैवल करेंगे हमारा सब लगेज लोड करके, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि दो दो बैग सेम दिखती है। तो फिर जब तक उसे खोलेंगे नहीं समझ में नहीं आता कि एग्जैक्टली किसकी बैग है। लेकिन अगर ये कोई टैग उसके ऊपर लगाया हो तो ये समझना बड़ा आसान हो जाता है कि एग्जैक्टली ये बैग जो है वो किसकी है। ये समझना एकदम बहुत ही आसान से हमें उसे पता कर सकते हैं। नेक्स्ट है यात्रा की पेमेंट की रिसीट। तो आप सभी यात्रियों ने अपनी अपनी पेमेंट जो है वो आपने यहाँ पर की हुई है। मैं एक मिनट के लिए जस्ट प्रेजेंटेशन पॉज कर रहा हूँ। हरे कृष्णा। सभी यात्रियों को उनको जो पेमेंट रिसीट मिली है वो रिसीट उनको अपने साथ में रखनी है। उसकी सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी, मतलब मोबाइल में या उसकी प्रिंट आउट ली हुई, आप अपने साथ रख सकते हैं। आप जब जगन्नाथपुरी पहुंचेंगे तो यात्रा कमेटी की तरफ से आपको हाथ में बांधने के लिए एक यात्रा बैंड दिया जाएगा। वो बैंड आपको रिसीट दिखाने पर ही आपको उपलब्ध होगा। उसी तरीके से जब आप प्रसाद लेने के लिए, मतलब ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर लेने के लिए आप आते हैं तो वहां पर दूसरे भी यात्री होते हैं। तो हमें हमारे यात्रियों को जानने के लिए, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए आपके हाथ में जो बैंड होता है उससे बहुत सहयोग मिलता है। तो इसलिए आपके पास ये बैंड होना बहुत जरूरी है। तो ये यात्रा बैंड प्राप्त करने के लिए
सभी को सॉफ्ट कॉपी या प्रिंट आउट में आपकी रिसीट, जो आपने पैसे भरे हैं उसकी रिसीट आपको लेकर आना है। मैंने इस डॉक्यूमेंट को फिर से आपके साथ शेयर किया है। अब जगन्नाथपुरी में जो मौसम है उसके बारे में हम आपको थोड़ी इंफॉर्मेशन देना चाहेंगे। जगन्नाथपुरी जो है वो अ, समुद्र किनारे के कारण होने के कारण वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो मुंबई जैसा ही है। तो वहाँ पर अगर आप लो टेम्परेचर भी देखेंगे तो वो 16 से 19 डिग्री, और हाई टेम्परेचर भी देखेंगे तो 27 से 29 डिग्री तक वहाँ पर टेम्परेचर जा रहा है। तो अगर आप बम्बई में रहते हैं तो यहाँ पर जिस तरीके से आपको सर्दी होती है उतनी ही सर्दी वहाँ पर होगी। वहाँ पर ज्यादा ठंड या बहुत ज्यादा गर्मी ऐसी सिचुएशन वहाँ पर नहीं है। तो आपको, अगर आप एक स्वेटर अपने साथ रख ले और जरूरत पड़े तो आपको एक हेड कैप या हैंड ग्लोव्स आप रखना चाहें तो रख सकते हैं। बहुत ज्यादा मात्रा में आपको वार्म क्लोथ्स कैरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहाँ का जो मौसम है वो मुंबई जैसा ही होने के कारण। इमरजेंसी के लिए आप सभी को अपने साथ कुछ खाना रखना चाहिए। जनरली जो ब्रेकफास्ट का टाइम है वो अ, सुबह 9 से 10 के आसपास, लंच जो है वो 1:30 से 2:30 के आसपास, और डिनर जो है वो 8 से 9 के आसपास है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि आप कोई दवाई लेती हो और दवाई से पहले आपको खाना खाना या कुछ तरीके से कुछ खाना जरूरी हो सकता है। तो अगर मान लीजिए आपको 7 बजे अ, खाना या कुछ खाकर दवाई लेनी है, लेकिन उस वक्त ब्रेकफास्ट आपके लिए अवेलेबल नहीं होगा, तो आपको अपने साथ कुछ जरूरी या इमरजेंसी खाना जो खाकर आप अपनी अपनी दवाई ले सके वो साथ में होना जरूरी है। यात्रा के दरमियान सभी से अनुरोध है कि आपको जो है घर से एक अच्छी वाली बॉटल पानी के लिए लेकर आनी है। कृपा करके वहाँ पे यूज एंड थ्रो वाली जो प्लास्टिक बॉटल्स होती है उनका यूज करना आप अवॉइड कीजिए। हम धाम में जा रहे हैं, हम धाम में किसी भी तरह का अननेसेसरी प्लास्टिक या कचरा वहां पर ऐड नहीं करना चाहते हैं। तो अगर आप अपनी तरफ से एक अच्छी पानी की बोतल कैरी करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप उसमें आपका जो डेली लगने वाला पानी है वो आपके होटल से रिफिल कर सकते हैं। तो हम ये यूज एंड थ्रो वाली प्लास्टिक बॉटल्स को अवॉइड कर सकते हैं। अगर कोई यात्री चाहे तो अपने साथ अपना टिफिन कैरी कर सकते हैं। कभी कभी ऐसे हो जाता है कि किसी की अगर तबीयत ठीक नहीं है या किसी कारणवश वो ब्रेकफास्ट या लंच जो हमने टाइम स्लॉट्स दिए उसमें नहीं कर पा रहे हैं, तो वो अपना जो ब्रेकफास्ट है या लंच है या डिनर है अपने टिफिन बॉक्स में भर के थोड़े समय पश्चात जब वो खाना चाहते हैं तभी वो खा सकते हैं। यात्रा कमेटी जनरली रेकमेंड करती है कि आप अपने साथ अपना खुद का जो है मॉस्किटो रिपेलेंट आप रख सकते हैं ताकि आपको अच्छी नींद आ सके। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि किसी जगह पे अगर मच्छर है, क्योंकि ये जो दिसंबर का महीना है, तो इसमें हो सकता है कि आपको मॉस्किटोज का तकलीफ रूम में हो सकती है। तो जस्ट टू अवॉइड करने के लिए आप अपने साथ अपना मॉस्किटो रिपेलेंट रख सकते हैं ताकि अच्छी नींद आ सके और आप अच्छी तरीके से यात्रा करने के लिए फ्रेश रह सके। अभी हर दिन विश्व प्रभु के सुबह और तथा शाम को लेक्चर होने वाले हैं। तो आप सब अपने साथ एक नोटबुक और पेन कैरी कर लीजिए ताकि विश्व प्रभु जब कथा करते हैं तो अलग अलग पॉइंट्स जो है वो आप नोट कर सकते हैं। विश्व प्रभु उस दिन में आप जो जो स्थान आप विजिट करने वाले हैं उनकी विस्तृत कथा आपको बताएंगे।
और आपको दर्शन करते समय आपको किस तरीके से दर्शन करना है, क्या देखना है, इस सब के बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन देखे। तो अगर आपने अपने नोटबुक में ये अच्छी तरीके से लिख लिया, तो जब आप दर्शन करने के लिए जाएंगे तो आपने, क्योंकि आपने लिखा है, तो आप कभी भी उसको रिफर कर सकते हैं और अच्छा दर्शन पा सकते हैं। उसी तरीके से अगर आप लेक्चर या कथा के दरमियान आप नोट कर रहे हैं, आप अपनी जो भी सुन रहे हैं वो पॉइंट्स आप अपने डायरी में नोटबुक में लिख रहे हैं, तो आपको निद्रा देवी परेशान नहीं करेगी। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कथा में हमको नींद आने लग जाती है, लेकिन अगर हम कंसंट्रेट करके अगर नोट्स बना रहे हैं, तो निद्रा देवी आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेगी और आप फोकस होके कथा सुन सकते हैं, ताकि आपको धाम का महत्व समझ सके। अभी जब भी हम कोई भी मंदिर में जाते हैं तो कुछ वहां पर इंस्ट्रक्शन लिखी होती है। जैसे कुछ मंदिरों में लिखा होगा कि मोबाइल फोन नॉट अलाउड, या वीडियोग्राफी नॉट अलाउड, या फोटोग्राफी नॉट अलाउड। तो यात्रियों को इस बात का ध्यान रखना है, जहां पर भी ये इंस्ट्रक्शन हो वहां पर आपको फोटो या वीडियो या मोबाइल फोन का यूज नहीं करना है। एक खास बात यह है कि जगन्नाथ मंदिर में मोबाइल फोन बिल्कुल अलाउड नहीं है। तो जब भी आप जगन्नाथ मंदिर में दर्शन के लिए जाएंगे, तो बाहर बहुत सारी दुकानें हैं जहां पर आप अपना मोबाइल फोन रख सकते हैं, और वहां पर रखकर फिर आप मंदिर में दर्शन के लिए जा सकते हैं। लेकिन अगर मंदिर में आपका, अगर आप मोबाइल फोन लेके अगर जाते हैं, इवन इफ अगर आपने वो स्विच ऑफ कर लिया और फिर भी आप जा रहे हैं, और अगर वो डिटेक्ट हो गया, तो आपके ऊपर पुलिस जो है वहां पे आपके ऊपर कार्रवाई कर सकती है। तो सभी से निवेदन है कि जब जगन्नाथ मंदिर में जा रहे हैं, तो बाहर बहुत सारी दुकान उपलब्ध है जहां पर आप अपना मोबाइल सेफली रख सकते हैं। दर्शन करने के बाद, आने के बाद, आप अपना मोबाइल वहां से वापस प्राप्त कर सकते हैं। उसी तरीके से जहां पर भी, जिस भी मंदिर मंदिर में ये इंस्ट्रक्शन हो कि फोटोग्राफी वीडियोग्राफी नॉट अलाउड, वहां पे कृपया आप वो ना करें। जैसे पहले हमने बताया है कि हम धाम में जा रहे हैं, तो किसी भी तरह का अननेसेसरी कचरा हम वहां नहीं बढ़ाना चाहते। तो जितना हो सके यूज एंड थ्रो प्लास्टिक जो है उसको यूज करना आप अवॉइड कीजिए। धाम में, जगन्नाथपुरी में हमारी तरफ से जितना हो सके हमें कचरा बिल्कुल नहीं फैलना है। और अगर कचरा आ भी जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जहां पर भी डस्टबिन उपलब्ध हो वहां पर जाकर आपको उस कचरे को डालना है। कमिटी आपको रेकमेंड करती है कि अपने साथ अपना आधार कार्ड या पैन कार्ड रख लीजिए। दो फायदे होंगे, ये ट्रेन या फ्लाइट के जर्नी में आपको काम आएंगे एज आईडी कार्ड। उसी तरीके से जब आप होटल में पहुंचते हैं, तो होटल में आपको आइडेंटिफिकेशन देना पड़ता है। तो ये आइडेंटिफिकेशन में आधार कार्ड या पैन कार्ड आपको काम आ गया। ये हमारा स्थान है जहाँ पर कथा होगी, जहाँ पर हमारा लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर प्रसाद। ये होटल है, होटल अग्रवाल। तो 5 होटल है। हम आपको ये इमेज दिखा रहे हैं ताकि जब आप वहां पे पहुंचे तो बहुत आराम से आप उस होटल को आइडेंटिफाई कर पाए। ये सारे होटल जो है वो मंदिर के सामने एक बहुत ही बड़ा ग्रैंड रोड है, उस ग्रैंड रोड पर ही ये सारे होटल स्थित है। तो रोड पे से भी आराम से दिख जाएंगे। तो दिस इज होटल अग्रवाल, अग्रवाल प्राइड। उसके बाद श्री चैतन्य मठ, चैतन्य गौड़िया मठ, होटल निराद्री कॉम्प्लेक्स, नीलाचल भक्त निवास, होटल श्रीनाथ जी। तो इन 5 होटल्स में सारे यात्रियों का जो रिजर्वेशन किया गया है, जो रूम्स आपने बुक किए, ये इन्हीं होटल में है। ये सारे होटल जो है ग्रैंड रोड पर ही है और बहुत आसानी से मिल जाते हैं। इवन रास्ते पर से भी आपको तुरंत दिख जाएंगे, तो देखना आसान होगा। हमने आपको इन सारे जो होटल्स हैं उनका गूगल मैप जो है वो भी हमने इस पीपीटी में रखा है। तो अगर आप इसका एग्जैक्ट लोकेशन देखना चाहते हैं, तो आप पीपीटी में से इस पे क्लिक करके उसका एग्जैक्ट लोकेशन बाद में देख पाएंगे। यात्रा के दरमियान यात्रियों से निवेदन है कि महंगे गहने या बहुत महंगी चप्पल
इन सब चीज़ों को कैरी करना थोड़ा अवॉइड कीजिए, ताकि जैसे हम यात्रा के लिए जाते हैं वहाँ पे बहुत सारा रश होता है, बहुत सारे लोग आते हैं, तो कभी कभी किसी की कीमती चीज़ वहाँ पे चोरी हो जाती है। तो अगर चीज़ें चोरी हो जाती है तो हमारा जो यात्रा का मूड है वो बड़ा दुख भरा हो जाता है। तो इसलिए निवेदन है कि ऐसे जो बहुत ही कॉस्टली गहने या कॉस्टली चीज़ें उनको कैरी करना अवॉइड कीजिए। आपके मोबाइल का खास ध्यान रखिए। जैसे कहा वहां पर बहुत रश होती है, बहुत सारे लोग दर्शन के लिए आते हैं, तो मोबाइल चोरी होने की संभावना भी उतनी ही होती है। तो इसलिए आपको अपने मोबाइल का ध्यान रखना है। उसी तरीके से कथा के दरमियान सबको एक खास ध्यान रखना है कि आपका मोबाइल फोन जो है या तो आप स्विच ऑफ करके रखिए या साइलेंट मोड पे रखिए, क्योंकि जब विष्णु प्रभु कथा बता रहे हैं तब उनको डिस्टर्ब ना हो। हर दिन यात्रा कमेटी जो भी आवश्यक सूचनाएं हैं वो वहां पर कथा के बाद या कथा से पहले ये सारे अनाउंसमेंट किए जाएंगे, ताकि आपको दर्शन लेने में सहूलियत हो, आपको ट्रैवल करने में सहूलियत हो, या आपको किसी भी तरह की जानकारी चाहिए हम आपको एडवांस में वो बताएंगे। तो सभी को उन सारे अनाउंसमेंट पर ध्यान रखना है। हम कुछ चीजें जो है, कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो ग्रुप में भी भेजा करेंगे, ताकि आपको वहीं से भी वो इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। यात्रा के दरमियान जो है हमें वॉलेंटियर्स की ज़रूरत पड़ती है, खास करके जैसे प्रसाद सर्विंग होता है। तो अगर कोई यात्री वहाँ पर प्रसाद सर्विंग के लिए हमें सहायता करना चाहता है तो यू आर ऑल वेलकम, आप हमें वो सहायता कर सकते हैं। यात्रा के अंत में जब यात्रा की समाप्ति दिन होगा उस वक्त हम आप सभी को पर यात्री मतलब हर एक यात्री को यात्रा कमेटी एक प्रसादम का बॉक्स हर एक व्यक्ति को दिया जाएगा। तो आपका जो यात्रा रजिस्ट्रेशन नंबर है जो आपके रिसीट पे लिखा होता है वो थोड़ा सा ध्यान में रखिए। इसके वजह से क्या होता है कि हमें प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आसान हो जाता है। जैसे एक फैमिली में से मान लीजिए 6 मेंबर आने हैं, तो हर एक को आकर प्रसाद के लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं। उसमें से एक व्यक्ति आता है और हमें रजिस्ट्रेशन नंबर फॉर्म का बताता है, तो वो जो सारे पैकेट्स है हम उसी व्यक्ति के हाथ में दे सकते हैं। तो आप अगर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर याद रखें तो हमें प्रसाद के पैकेट डिस्ट्रीब्यूशन करना आसान हो जाता है। जब हम दर्शन के लिए जाते हैं अलग अलग जगह पर, तो वहां पर हम हर एक व्यक्ति अपने तरफ से जो भी दान देना चाहे दे सकते हैं। आपने जो राशि जो धनराशि आपने यात्रा के लिए कमेटी के पास जो आपने भरी है, उसमें से कुछ भाग यात्रा कमेटी हर मंदिर में जाकर उसका डोनेशन देते हैं। लेकिन इसके अलावा भी अगर आप डोनेशन देना चाहे तो आप अलग अलग जगह पे वहां पर आप दान धर्म कर सकते हैं। आपसे निवेदन है कि बहुत बार बहुत सारे लोग जीपे या कुछ यूपीआई ऐप यूज करते हैं, तो आजकल चेंज नहीं कैरी करते। तो जब वहां पर मंदिर में दान देने की बात होती है तो चेंज मिलना उनको मुश्किल हो जाता है। तो अगर आपके ऐसी कोई मनीषा है तो कृपा करके सफिशिएंट मतलब पर्याप्त मात्रा में आप आपके साथ चेंज रख लीजिए, ताकि आपको वहां पर जो डोनेशन या दान करना है वो आसान हो जाएगा। अगर कोई यात्री यात्रा के दरमियान अगर प्रसाद स्पॉन्सर करना चाहते हैं, कुछ धनराशि देना चाहते हैं, तो अगर लंच ब्रेकफास्ट डिनर या महाप्रसाद का बॉक्स या स्वीट अगर कोई भी व्यक्ति कुछ देना चाहते हैं, तो रवि प्रभु मतलब रमन रेती प्रभु या अभिराम प्रभु इनसे कांटेक्ट कर कर आपकी लक्ष्मी आप उनके पास दे सकते हैं। यात्रा हमारी 19 दिसंबर को समाप्त हो जाएगी। तो उसके कुछ दिन बाद मतलब सोमवार के दिन 29 दिसंबर को हम शाम को 7 से 9 बजे एक यात्रा का फीडबैक मीटिंग हमने रखा है, जिसमें यात्री उनका जो फीडबैक है वो हमें दे सकते हैं, ताकि भविष्य में आने वाली जो यात्रा है हम उनमें इम्प्रूव कर सके और जो भी अच्छी सुविधा हम आपको प्राप्त करा सके वो कर सके। तो यात्रा कमेटी की तरफ से मैं आप सभी को कृष्णा कॉन्शियस जगन्नाथपुरी यात्रा की शुभकामनाएं देता हूँ। और अभी मेरा ये प्रेजेंटेशन यहाँ पर खत्म होता है। ये प्रेजेंटेशन की जो पीपीटी है हम ग्रुप पर भेज देंगे। उसी तरीके से इसका जो रिकॉर्डेड
वीडियो भी होगा, वो भी हम आपको भेज देंगे। तो अभी मेरे पश्चात अ, विश्व प्रभु जो है आप सबको यात्रा के लिए जो आपको आध्यात्मिक तैयारी जो करनी है उस बारे में अभी आपको विश्व प्रभु बताएंगे। तो विश्व प्रभु डॉक्टर विवेकानंद चांदबाग जो अस्पताल में एज अ डायरेक्टर के रूप में वहाँ पर है, और हमारी यात्रा की जो प्रमुख है, प्रमुख कथाकार है, वो अभी आपको इस बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। हरे कृष्णा। इससे पहले कि मैं धाम यात्रा का ओरिएंटेशन दूं, एक यात्री के रूप में मेरे कुछ प्रश्न है जिसका उत्तर आपको देना है। पहला प्रश्न है यस प्रभु कि जी। भुवनेश्वर ट्रेन स्टेशन या भुवनेश्वर एयरपोर्ट से जगन्नाथपुरी आने के लिए जो खर्च है वो आपके यात्रा कंट्रीब्यूशन में होगा कि अलग से करना होगा? हाँ, तो इस प्रश्न का उत्तर ये है कि हर यात्री को जगन्नाथपुरी होटल या आश्रम तक अपनी खुद की व्यवस्था से पहुंचना है। तो जिस तरीके से आपने खुद ही ट्रेन का बुकिंग किया है, कुछ यात्रियों ने प्लेन से आने के लिए बुकिंग किया हुआ है, अलग अलग रास्ते से, अलग अलग मार्ग से लोग आ रहे हैं। तो भुवनेश्वर पहुंचने के बाद उसके आगे जो है वो आपके अपने खर्चे से ही आपको पहुंचना है। तो आप हो सकता है कि ट्रेन से आए या बस से आए या आगे जाके आप रिक्शा भी करें। तो ये जो खर्चा है वो यात्रियों को स्वयं करना होता है, और आपको उस तो आश्रम तक स्वयं वो आपका जो करेंगे, बुकिंग किया स्वयं वो है। करेंगे। उनको अगर टैक्सी बुक करने में मदद चाहिए तो आप करेंगे? हाँ, अगर कोई यात्री एयरपोर्ट से आने के लिए या भुवनेश्वर से डायरेक्टली आने के लिए अगर आपको टैक्सी, प्राइवेट कार या और कुछ बुकिंग करना है, तो हम हमारे ग्रुप में ही एक जो नंबर है जहाँ के जो ट्रैवल में आपको सहायता कर सकते हैं या जिसे हम ट्रैवल एजेंट कह सकते हैं, उनका नंबर हम आपको ग्रुप पर प्रोवाइड करेंगे। तो उस नंबर पर कांटेक्ट करके आपको टैक्सी या कार या जो भी व्यवस्था चाहिए आप कर पाएंगे। दूसरा प्रश्न है कि आप जो ट्रेन में लंच और डिनर की व्यवस्था आप कर रहे हैं वो केवल वापसी की ट्रेन में कर रहे हैं। क्या आप मुंबई से भुवनेश्वर की ट्रेन में भी ये व्यवस्था कर सकते हैं? मुंबई से भुवनेश्वर अभी यात्रा कमेटी ने उसके लिए प्लान नहीं किया था। कारण ये कि ये सोच थी कि सब लोग अपने अपने घर से निकल रहे हैं, तो मोस्टली अपना प्रसाद लेकर निकलेंगे। आपकी ट्रेन जो है वो रात को 12 बजे है, तो मोस्टली एंट्री करने के बाद बहुत सारे यात्री सो जाते हैं। सुबह आप मान लीजिए 7 के आसपास उठ जाते हैं, तो आपको वो दिन स्पेंड करना है। तो हम कमिटी ऐसे अज्यूम करती है कि मोस्टली आप प्रसाद कैरी करेंगे, और रात को सोने के बाद मतलब नेक्स्ट दिन सुबह 7 बजे ही आप फिर पहुंच जाते हैं। तो 2 रात की ट्रैवल है, दिन आपको निकालना है, और आप अपने घर से ही निकल रहे हैं। तो कमेटी की अजम्पशन है कि आप कुछ प्रसाद की व्यवस्था आप लेकर निकलेंगे, इसलिए कमेटी ने वो व्यवस्था नहीं की है। अगर कोई व्यक्ति वो करना चाहता है, तो आजकल आईआरसीटीसी के ऐप पर ही आपको ये कुछ सुविधाएं उपलब्ध होती है। वहां पर जैन फूड की भी सुविधा होती है, तो वहां से ये आप ऑर्डर कर सकते हैं। वापसी में जब आप ट्रेन में डिनर का इंतजाम कर रहे हैं तो दाउंड में वो 9:45 PM को शायद आ रही है। इसके पहले हो सकता है क्या थोड़ा सा, क्योंकि 9:45 इज टू लेट फॉर टेकिंग डिनर। तो यात्रा कमेटी इसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च करेगी। और क्योंकि क्या है कि ये जो लंच या डिनर प्रसाद है, जनरली अगर आप देखेंगे बुकिंग करते समय, आप रियलाइज करेंगे कि इसकी कॉस्टिंग कुछ 250 के आसपास, मतलब 250 रुपए के आसपास जाती है। तो हम थोड़ा सा उनको उनके साथ निगोशिएट करके थोड़ा सा बल्क ऑर्डर देके इसकी कॉस्टिंग जो है 200 के अंदर लाने की हमने कोशिश की है। तो वो इसलिए कुछ स्थानों पे वो पॉसिबल हमें हुआ है। लेकिन जैसा आप कह रहे हैं, उससे पहले की कोई अरेंजमेंट होती है तो हम जरूर देखेंगे, और इसके बारे में जो भी जानकारी है हम ग्रुप में हम आपको दे देंगे। जब यात्री अपने ही व्यवस्था से होटल में पहुंचेंगे सीधे स्ट्रेट, तो आपने उसमें रूम चेक इन की व्यवस्था के बारे में नहीं बताया। हाउ डू यू चेक इन आपको रूम, हाउ डू चेक इन फॉर यात्रा बोथ, रजिस्ट्रेशन इन यस, यात्रा एंड रूम चेक इन, प्लीज टेल बोथ।
तो यात्री, जब आप जगन्नाथपुरी पहुंच जाएंगे तो 5 होटल्स हैं। तो इन होटल के आपके जो नंबर है वो आपको उसी दिन मतलब 14 तारीख को सुबह व्हाट्सएप ग्रुप पर कौन से नंबर आपको अलोकेट किए गए हैं, रूम नंबर कौन सा दिया गया है, वो आपको वहां पर आ जाएगा। और फिर आप वहां पर आने के बाद आप इंफॉर्मेशन दीजिए कि मेरा ये नंबर है, आपको कीज हैंड ओवर कर दी जाएंगी और आप आपके रूम में जा पाएंगे। दूसरी बात है कि यात्रा का बैंड। तो आपने जो रिसीट लाई है, मतलब आपने रूम में गए, फ्रेश हो गए और आप आपका लंच प्रसाद लेने के लिए आप धर्मशाला में पहुंच गए, तो जब आप वहां पर पहुंचेंगे तब हम आपका रिसीट देखकर आपको वो बैंड वहां पर दे देंगे। तो आपको सबसे पहले पहुंचने के बाद रूम चेक इन करना है। उसके बाद में प्रसादम जहाँ पर होगा, लेक्चर एंड प्रसादम, वहाँ पर आपको पहले यात्रा रजिस्ट्रेशन करना है, रिस्ट बैंड लगाना है, वो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में यात्रा में कुछ आप वीडियोस दिखाने वाले हैं क्या ड्यूरिंग डिनर टाइम? हाँ, तो यात्रा का जो है 8 से 9 बजे का जो समय है उसमें हमारा डिनर का व्यवस्था है। डिनर होने के बाद हमने आप सभी को देखने के लिए कुछ ड्रामास जो है, इस्कॉन में बहुत सारी जगह पे अलग अलग ड्रामास किए जाते हैं, तो उन ड्रामा के हमने व्यवस्था की है। तो करीब 1 घंटे का ड्रामा जो है वहाँ पर आप आराम से बैठकर उस ड्रामा का आनंद ले सकते हैं। जो ड्रामा जो है वो जगन्नाथपुरी के स्थानों से संबंधित ही ड्रामा वो होंगे जो आप देख पाएंगे। और एक बात, शॉपिंग के लिए आपने कुछ समय दिया है, उसके लिए कुछ आपके पास गाइडलाइन है क्या? कहाँ शॉपिंग को जाना है, क्या किस जगह जाना है? तो भटकते रहेंगे फिर सब जगह। हाँ, तो अभी इन जनरल शॉपिंग जो है, आपके होटल जो है वो ग्रैंड रोड, मतलब पुरी में एक बहुत बड़ा रोड है जिसका नाम ग्रैंड रोड है, उन्हीं पर है। मेजॉरिटी ऑफ द शॉप्स वहीं पर लोकेटेड है और वहाँ पूरा शॉपिंग का मेला लगा हुआ है। तो अ, उसके अलावा भी अगर कोई व्यक्ति ज्यादा कुछ एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं। अ, वहाँ से जो भी चीजें आप खरीदना चाहें खरीद सकते हैं। थोड़ा सा एडिशनल मैं आपके ओरिएंटेशन में बताना चाहता हूँ, जनरल लॉजिस्टिकल ओरिएंटेशन। वो ये है कि लेदर गुड्स जो है, जैसे बेल्ट है या जूता है या चप्पल है, वो सब वहाँ पर अलाउड नहीं है। अगर जगन्नाथपुरी के मंदिर में आप प्रवेश कर रहे हैं और वो पुलिस जो वहाँ पर खड़े रहते हैं वो अगर लेदर बेल्ट देखेंगे तो आपको एंट्री नहीं करेंगे, एंट्री नहीं देंगे। दूसरी बात यह है कि जगन्नाथपुरी के मंदिर में केवल हिंदुओं को ही परमिशन है जाने की। तो वो बहुत यात्रियों को, अक्सर सारे यात्रियों को उनका गोत्र और जाति पूछते हैं। तो आपको प्रॉम्प्टली बताना चाहिए, क्योंकि वो गैर हिंदू धर्मियों को वहां पर उस मंदिर में स्ट्रिक्टली प्रवेश नहीं है। ये एक बात है। दूसरी बात यह है कि आपने प्लास्टिक के बारे में बताया, तो ऐसी प्लास्टिक की बैग लानी है या प्लास्टिक की बोतल लानी है जो डिस्पोजेबल नहीं है, जो आप फेंक नहीं सकते, ऐसी बोतल लानी है। और उसी बोतल में अ, पानी आपको भरने की व्यवस्था आपने बताई नहीं कि कहाँ रहेगी व्यवस्था। क्या आप पानी, पा, शुद्ध पानी, सेफ पानी प्रोवाइड करने वाले हैं क्या? पानी की व्यवस्था जो है, आप जिन होटल्स में रह रहे हैं वहां पर आपको जो फिल्टर्ड प्रॉपर अच्छा वाला पानी आपको मिल जाएगा। आपकी तो तरफ से होगा कि सुबह होटल की तरफ से होगा? ये होटल की तरफ से ही वो पानी प्रोवाइड किया जाता है, तो वहां पर आप पानी पा सकते हैं। वो चार्जेबल है कि फ्री है? वो फ्री होता है। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि वैल्यूएबल्स के बारे में आपने जो बताया, वैल्यूएबल्स के बारे हाँ, में बताया कि धाम में बहुत चोर भी होते हैं बाय डिफॉल्ट। तो सब लोगों को ध्यान रखना है कि कोई भी कीमती वस्तु, चमकदार वस्तु, आकर्षक वस्तु पैर में, शरीर पर कहीं भी आप धारण न करें, क्योंकि एक बार चोरी होती है तो लोग फिर दोबारा यात्रा में नहीं आते हैं, क्योंकि उनका पूरा मूड जो है वो खराब हो जाता है। खास करके अगर आपका मोबाइल चोरी हो गया तो आपका पूरी यात्रा समाप्त हो गई, यही समझ लेना आप। हरे कृष्णा। तो ठीक है, अभी मैं मेरा जो आध्यात्मिक ओरिएंटेशन है उसको आरंभ करता हूँ। उसके पहले एक बार ये पॉज करके उसको